चलो आज हम लोग जो एनर्जी का जो डिफरेंट सोर्स उसको हम लोग इको फ्रेंडली एनर्जी का सोर्स ही बोल सकते हैं। पिछले क्लास में बायोगैस बनाया खत्म किया है। बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट है ना, वेस्ट वाला ही पढ़ाया था ना, कचरा वाला भी लिखा हुआ नहीं है इसमें, बताया था इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट। बायोगैस तो एक अलग चीज़ है ही है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट कचरा से बताया, और बायोमास आज उसको वेस्ट भी बोला था पढ़ाते वक्त, कचरा बर्बाद हो। अब बायोमास का तुम थोड़ा घर कपड़ा जलाओगे, कपड़ा जलाओगे अपना, तुम्हारा वेस्ट तो शुगर जलाओगे, घर का पलक जला के रोटी बनाएंगे, इसका अपने से कचुबर बनाएंगे। साढ़े एनर्जी हो चुका हम लोगों का, यहाँ तक ये खत्म कहाँ पर हुआ, इधर अच्छा बायोमास तक हो गया, बायोगैस भी हो चुका। ठीक, चलिए इस बायोगैस और बायोमास में बायोगैस जो हम लोग एलपीजी गैस घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो जो गैस इस्तेमाल करते हैं, गैस चलने वाली गाड़ियाँ हैं, जहाँ तक गैस इस्तेमाल करते हैं, इन सारे गैसों में एक खास केमिकल का होना बहुत ज़रूरी है। कौन है? मीथेन गैस। बगैर मीथेन गैस की कोई गैस बन ही नहीं सकती। तो मीथेन गैस इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, चाहे बायोगैस बोले चाहे गैस फ्रॉम वेस्ट बोले, इन सारी चीज़ें यानी कि बायोमास से बोले, इन सारे गैसों में मीथेन गैस का, सारे गैसों में मीथेन गैस एक इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट है, मतलब एक खास तरह का केमिकल है। वो गैस, उसी गैस में और भी कुछ चीज़ें मिलाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विधान में कौन रहता है आपका? मीथेन गैस। तो ये तो ऐसे पूछ सकता है आपसे कि बायोगैस में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, तो आप बोल दीजिएगा मीथेन गैस है। ठीक, कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि एलपीजी गैस, एलपीजी गैस में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, तो वही पूछेगा कि सीएनजी गैस। सीएनजी का जो ऑटोमोबाइल इस्तेमाल होगा वो सीएनजी गैस बोलते हैं, एलपीजी गैस नहीं है। एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का मतलब है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो ऑटो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं सीएनजी गैस, और जो हम लोग घरों में खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो एलपीजी गैस। ठीक है, खैर पहले तो अभी कुछ एनर्जी के कुछ सोर्स बाकी है, तो 2-3 सोर्स उसको डिस्कस कर ले। पहले 2 ही सोर्स तो मैं बचाए मिलेगा तो बता देंगे हम, ज़्यादा बोलने का नहीं है इसके बारे में, लेकिन बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है। CBM इसका फुल फॉर्म है कोल बेड मीथेन, कोल बेड मीथेन। जितना भी गैस है, एलपीजी गैस है या सीएनजी गैस है, सारे गैसों में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मीथेन गैस। ये कहाँ से मिल रहा है लोगों को? गाय गोबर से मिल रहा है, और भी कई सोर्स है कि मेन सोर्स है कौन? गाय और गोबर है, या और भी बहुत सारा गंदा जो पानी होता है, नाले का पानी या वेस्ट कचरा से, इस सड़ने से आपस में गैस एक पैदा होता है। और ये तो अपने आप भी गैस बनता है, लेकिन इसको बाकायदा लैब में, बाकायदा फैक्ट्री में गैस को तैयार भी किया जाता है, वही कॉटन वगैरह से पिक्चर बना कर दिखाया, तो डायग्राम पिक्चर से दिखाया था। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि उन सबों में जो उत्तर प्रदेश प्लांट लगाया जाता है, गैस प्लांट, वो मेन से लगाया जाता है मीथेन गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मीथेन गैस को उसमें मीथेन गैस छुपी हुई है, उस मीथेन गैस को निकालने के लिए उतना बड़ा प्लांट लगाया जाता है, फिर वहाँ से मीथेन गैस निकाल करके उसको एलपीजी गैस को कन्वर्ट किया जाता है, और फिर सीएनजी को कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आइए, वो वहाँ समझ कर यहाँ पर समझ लो कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन समझिए पहले, कोयले की काट। कोल माइन का भी नाम सुने आप लोग? कोल माइन देखे तो कभी नहीं होंगे। जो पुकारों में, झरिया में, झारखंड में जो गाँव वगैरह है वो थोड़ा देखा भी होगा। आपको झारखंड में तो रहता है, झारखंड में रानीगंज, झरिया, कोई नहीं गया है रानीगंज में, कोई नहीं, तो कहीं गए है तो बोल रहा देखिए कोयला काट देखिए वहाँ पर, इससे क्या खुद ही मरे कहाँ से देखिए, अरे क्या है ये तो खुद कोयला से काम निकाल। तो वहाँ पर कोयले का माइन, कोयले का माइन क्या? कोयले का मिनरल्स, कोयले का मिनरल्स इतना मात्रा आते हैं जो ज़मीन की काफ़ी गहराई में
पाया जाता है। हर जगह नहीं पाया जाता, कुछ कुछ खास लोकेशन में ये कोयला पाया जाता है। उसको ब्लैक डायमंड नहीं बोलते। कोयला बहुत ज़्यादा मिसाल में एनर्जी छुपी हुई है। कोयला का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? अभी बहुत लोग करते हैं, खाना बनाने में, चाय की दुकानों में इस्तेमाल होता है, और भी कई जगह खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, और बहुत जगह लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसका असल मकसद क्या होता है? वो उसको जला कर उससे हीट हासिल करना। तो हीट को आप लेकर एक तो कपड़ा आयरन करो उससे, या बिरयानी बनाए, वो आपकी मर्ज़ी है, या खुद जल जाए वो आपकी मर्ज़ी है। तो वो कोयला जो है एक तरह का ईंधन, एक तरह का फ्यूल है। कैसा फ्यूल बोलेंगे? उसको फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। दिखा दिया था कि जो ज़मीन से निकले वो फॉसिल फ्यूल है। ये आखिर कोयला है क्या चीज़? तो कैसे कोयला हम लोग को आग देता है, कैसे काला चीज़ आके बढ़ता कैसे, ज़मीन में कैसे आए? तो कोयले के बारे में बोला जाता है कोयले की लकड़ी की बदली हुई एक शक्ल है। लकड़ी की बदली हुई एक शक्ल है। बदली शक्ल कैसे है वो? ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन है या ये दुनिया है, कई बार तबाह हुई है, कई बार आबाद हुई है, और कई जगहों में कभी न कभी सैलाब आता रहा है, कुछ इलाका तबाह होता रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कभी शायद ऐसा हुआ होगा, कभी ऐसा हुआ होगा कि बहुत बड़ा जंगल रहा होगा, घना जंगल, जैसे अमेज़न का फॉरेस्ट होता है। इतना घना जंगल है अमेज़न का कि बोला जाता है कि दिन की रोशनी, दिन में रोशनी उसके अंदर नहीं पहुँचती। आप सुने अमेज़न फॉरेस्ट? इतना घना जंगल है कि वहाँ पर दिन के वक्त भी और रात का ऐसा अंधेरा रहता है। इतना घना जंगल, रोशनी नहीं पहुँचती उसके जंगल में, इतना घना जंगल। खैर, तो कभी से जंगल रहा होगा, कभी अर्थक्वेक आया होगा, इसी तरह का नेचुरल डिजास्टर आया होगा, ज़मीन फटी होगी, सैलाब आया, सारा का सारा जितना भी पिछले ज़माने पेड़ पौधा जानवर रहा होगा सबका ज़मीन में धंस गया। अब ज़मीन में धंस जाने के बाद फिर लेयर पे लेयर चढ़ता गया, लेयर पे लेयर चढ़ता गया। ऐसे लेयर पे लेयर चढ़ता चला गया तो जो निचला हिस्सा है वो क्या हो और प्रेशर में आधा चला गया। जैसे मान लो एक पेड़ ये टूट कर किसी गड्ढे में गिर गया, अब उसके ऊपर वक्त के साथ साथ लेयर बनता चला गया, लेयर उसके बनता चला गया। जैसे जैसे लेयर बनता चला गया तो क्या होगा? इसके बाद दबाव। तो जब यही वाला जो बायोमास है, यानी कि लकड़ी का जो दरख्त का जो प्लांट था या जंगल, मामूली जंगल में समझिए, बड़ा बड़ा जंगल समझिए आप, घना जंगल, तो वो सारा वो प्लांट कहाँ गया? कहीं में धंस गया। और काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी सालों में वो प्रेशर में रहने के बिना पर क्या होगा? वो लकड़ी का कोयले की शक्ल तैयार कर ले। जहाँ जिस इलाके में कोयला मिल रहा है, इसका मतलब कभी न कभी यहाँ बहुत घना जंगल रहा होगा, जिसका यहाँ पर कभी न कभी डिसास्टर, नेशनल मतलब कि कुदरती आफत आया होगा, सैलाब की शक्ल में आया हो, सुनामी की शक्ल में आया हो, किसी भी शक्ल में आया, तभी अंदर मिल रहा है। उन्हें कोई पॉसिबल था उसका मिलने का है नहीं। तो वो सारा लकड़ी जो है था, पेड़ था, सब जरूर फंस गया। उसके फिर काफ़ी लाखों साल तक वो दबाव में रहने के बाद क्या हुआ? काफ़ी दबाव में, प्रेशर में, टेम्परेचर में, जैसे दबाव बढ़ेगा उसके ऊपर तो प्रेशर बढ़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो गर्मी ही बढ़ेगी। तो बहुत सालों तक वो लकड़ी जो है प्रेशर में और टेम्परेचर रहने के बाद क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है। अब जब किसी वजह से वहाँ की खुदाई होती है, किसी वजह से कुछ और काम के लोग खोद रहे, कुछ और काम के लोग खोद रहे, मालूम हुआ कि यहाँ काला पत्थर निकला, टेस्ट ये मान लो कोयला निकल, और गवर्नमेंट करती क्या फिर? उस पर आगे कोयला गवर्नमेंट सील कर देती है। अब वो कौन खोदेगा? गवर्नमेंट खोदेगा, फिर नहीं खोदेगा। बात समझ में आ रही? सील करती, मालूम हुआ फिर उसको बोला वो पूरा लैब मिल जाता है, मालूम होता है ये वाकई में कोयला है। इसका मतलब से मालूम होता है ज़मीन में बहुत सारा कोयला होता है। फिर बनाया जाता है जियोलॉजिस्ट लोग, जियोलॉजिस्ट को बोलते हैं, वो ज़मीन को देख करके, ज़मीन में कान लगा करके, ठोक करके बोल देगा इसका क्या है, इसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। मतलब वो ज़मीन का मिट्टी में से हाथ में लेकर बोल देगा इसे फास्फोरस है या नहीं है, इसमें आयरन है या नहीं है। और वो लैब में टेस्ट करेगा। बाद में आप लोग ज़मीन के ऊपर कान रख के ठोकेगा तो बोल देगा कि कितने ग्राम पानी है, पानी है कि भी नहीं इसके नीचे। इसका भी एक पढ़ाई है, कोई जादू टोना नहीं है, ठीक है। तो इसका भी एक पढ़ाई है। जैसे डॉक्टर कैसे आपको देख के बोल देता है हाथ ब्रेक कर दो, जॉन्डिस हुई से, उसका नहीं है। तो हर पढ़ाई का अपना, हर तालीम का अपना अपना एक पकड़ होता है, तो उन लोग अपना एक पकड़ है, वो तो टॉपिक समझ के बात है। तो मालूम होता है कि उसके अंदर कोयला है। अब तो कोयला खोद के वहाँ से फिर निकाला जाए, उस कोयले को बहुत ज़्यादा काम में लगाया, बिजली पैदा की जा रही है, बड़े बड़े कारखाना फैक्ट्रीज में मशीनें चल रही हैं, उससे हम
लोग अगर चूल्हा भी जल रहा है उससे, है ना, खाना बना रहे हैं हम लोग, और बगैर कोयले का कबाब भुना मज़ा भी नहीं आता, है ना। तो कोयले का इस्तेमाल भी होता रहता है और काफ़ी सालों से हो रहा है। अभी काफ़ी सालों से कोयला, जब से थोड़ा LPG गैस आई है कोयले का इस्तेमाल कम हुआ नहीं, कोयला को महंगा कर दिया। और कोयला का जो मतलब कि सूसूयाबी था, जो कोयला पर जो आसानी से मिल जाता था, कोयला मिलता आसानी से पहले इसी इलाके में तुम्हारे बाजार से लेके पूरे उसके अंदर 4 से 5 कोयले की दुकान थी। अब तो है कि भी नहीं, पता भी नहीं है अभी भी, देखिए रहती है कोयला तो गीला चूना मतलब बहुत कम दुकान ढूंढता, कोयला मिलता भी नहीं है, तो कोयले का दाम भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो कोयला असल में वहीं से आया है, ज़मीन के अंदर जो पेड़ पौधे धंस गए वही कोयले में कन्वर्ट हो गए। तो कोयले का मतलब है ये सब क्या, ज़मीन तो ऊपर ही का तो हिस्सा है, कभी ना कभी तो खत्म होगा ही होगा। आज चला ले रहे हैं काम, लेकिन आने वाले सालों में कोयला कभी ना कभी खत्म होगा है, वो अलग बात है, गवर्नमेंट समझे नहीं। कोयले के कान से कोयला खोद खोद के निकाला जाता है। तो आखिर में ठीक है, टॉपिक ऐसा नहीं, ठीक है, बोलते हैं उसके बारे में। तो हम कहाँ पर बोलें, तो उसी जब वो कोयले की कान कैसे बनी, बताया बहुत सारा पेड़ पौधा रहा होगा, ज़मीन धंस गया होगा। जब ज़मीन धंसी होगी, अब छोटा सा नहीं कि मतलब इस इलाके में कोयला मिल रहा है, अगर कोयला मिल रहा है तो दूर इलाके तक कोयला मिल रहा है, समझ में आ रही है। मतलब यहाँ से तुम अगर एक जगह ऐसा कि यहाँ से कान की ना रहता तुम, वहाँ तक पूरा दूर तक कोयले की माइन सिर्फ कोयला भरा था उसके अंदर। KGF देखे आप लोग, KGF कितना इलाका है ना, उन तो कोयले वहाँ सुना निकल जाता है ना, हम देखा नहीं सुना, ठीक है ना, ये तुम भी देखते बैठे। तो मेन बात की तरह लोग आए, तो जब फॉरेस्ट बर्बाद हुआ होगा तो जंगलात में तो जानवर भी रहते हैं ना, वो जानवर भी तो रहते होंगे, तो वो भी क्या हो गए दब करके उसके अंदर वो भी मर गए होंगे। तो अंदर में कई सारे केमिकल रिएक्शंस चलता रहा, वो सब कोयले में कन्वर्ट होता है। लेकिन उस कोयले के साथ साथ उस कोयले के कान के अंदर एक और केमिकल भी पैदा हुआ, उसी का नाम है मीथेन। कोयले की कान के अंदर लेयर के बीच में, जो कोयले की लेयर जैसे लेयर है, तो लेयर के बीच में मतलब समझिए पानी की तरह एक लिक्विड है जो कोयले की लेयर में अंदर फंसा हुआ है। जब कोयले को ड्रिल करके कोयला निकाला जाता है तो कोयले है तो वो लिक्विड तरह पानी भी, जिसको मीथेन गैस बोलते हैं, वो भी बाहर आता है। पहले लोगों को मीथेन गैस के इस्तेमाल से उतनी वाकिफियत नहीं थी, उन लोगों को लगता था कि मामूली पानी गैस और तो मटर पीछा था, कोयले से कोयला निकाला और उसे तांबे में लगा लिया। और अक्सर कोयले की कान में अक्सर उधर आग लग जाती है। कोयले की कान में लोग जा रहे हैं तो कोयले की कान में लालटेन लेके जाते हैं, अंदर तो बिजली मिलेगी नहीं आपको, तो लाइट वगैरह लेके जा रहे हैं। कि इस गैस की खूबी थी कि खास तरह का गर्मी को हासिल करने के बाद ये गैस जो है आग पकड़ लेती, गर्मी को हासिल करने के बाद ये गैस आग पकड़ लेती। तो मालूम हुआ कि अंदर में कुछ ऐसा लीकेज होता है जिसकी वजह से अंदर कोयले की कान में आग आती है। अक्सर लोग कोयले की कान में इसी की वजह से मर जाते हैं। आग नहीं, कोयले की कान में भागने में कहाँ मिलेगा, एक बार पकड़ेगा तो पूरा कोयले की कान पकड़ लेगा, तो मिलाकर तुम्हारा भी कोयला बन जाएगा, कोई और निकालेगा। समझ आ रही है, तुम्हारा कोयला कहाँ निकालेगा 100 साल के बाद। तो वो वहाँ से निकल रहा था। जब ये मालूम हुआ कि इसके जो लिक्विड निकल रहा है इसको हम लोग ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या किया लोग कर क्या रहे हैं उसको, जो लोग चलाते हैं माइंड सिस्टम चलाते हैं, वो लोग करते हैं कि इस तरह लोग नल वगैरह के चापाकल वगैरह के लिए ड्रिल करते हैं, अंदर पाइप बचा के पानी निकालता है। उस तरह से कोयले के काम में क्या किया गया कि ड्रिल करके पाइप अंदर डाला गया और मोटर के जरिया टान करके मीथेन गैस निकाला जा रहा है और कोयला सुखाने के जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो मीथेन गैस हम लोग कौ के फार्म से गाय गोबर से निकाल लेते हैं, वो तो बायोलॉजिकली निकाल ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार मीथेन गैस कोयले की कान के अंदर दबा हुआ। अब वहाँ से कोयले की कान के अंदर से मीथेन गैस को ड्रिल करके निकाला जा रहा है, बहुत मिकदार में निकाला जा रहा है। जहाँ कोयला होगा वहाँ पर कोयले के कान के बीच में मीथेन गैस होना ही है उसमें। तो वहाँ से निकाल कर इसी को बोले कोल्ड बेड मीथेन। तो इस कोल्ड बेड मीथेन को फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया के तौर पर देखा जा रहा है। इतना रिजर्व है कोयला अभी भी दुनिया में, इतना
मीथेन गैस जमीन के अंदर मौजूद अभी भी गैस मौजूद है जो निकाल के मतलब बहुत साल तक एनर्जी या कमी को पूरा किया जा सकता है। इसी को बोला जाता है कोल्ड बेड मीथेन। तो अभी दुनिया शिफ्ट कर रही है इसी के आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ गैस हो रहा है। आजकल हम लोग खाना बना रहे थे ना गैस, पहले ज़माने में गैस कौन चलाता था? गैस का चूल्हा। जो बहुत अमीर फैमिली होती थी उन्हें क्या गैस सिलेंडर देखा आया था। हम लोग घर में पंप वाला चूल्हा है, फीता वाला चूल्हा, बारह वास्ता कुल के अंदर फंस जा, बर्नर खराब हो गया, पिन मारो तो अंदर में घुस गया, मतलब बहुत प्रॉब्लम था। कुछ सावा निकला, मारो आग निकल गया। फीता वाला चूल्हा मतलब घेरा हुआ हम लोग। और बहुत कोयला वाला चूल्हा में कोयला में आग थोड़ा डाल करके बीच आगे में रख दिया, पूरा बस्ती आग से आंसू हो रहा, आँच आएगा तो घर में जाएगा। और जिसके आँख में आंसू है तो खाने का सामान देता भी नहीं था। तो खैर वो तभी वो जगह होता है। खैर तो बोले जा रहे हैं कि जो इतना आसानी से जो सब गैस से मिल जा रहा है, इतना आसानी से गैस मिलता नहीं। हम लोग को लगता है गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको एलपीजी गैस प्रोवाइड करवा, लगता है गवर्नमेंट एहसान किया हम लोग को। लेकिन एहसान नहीं, गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा आ गया वाला गैस, इतना बड़ा सोर्स गैस का मिल गया और कोयले का बचत होने का रास्ता मिल गया, तो अब उसने क्या किया, सब एलपीजी गैस थमाते चला गया। एलपीजी गैस मॉडर्न हो गई है, अमीर बनी है, मतलब इस तरह का इमेज क्रिएट किया गया। लेकिन सर वजह क्या थी, गवर्नमेंट के पास एलपीजी गैस ये एलपीजी गैस बहुत ज्ञान में जमा हो जाए, कंज्यूम तो करना पड़ेगा ना इसको, फ्री में कंज्यूम करना पड़ेगा, आप बना के बेचो। अगर आपका डिलीवरी सेंटर को बड़ा नहीं किया, आपसे कमा रहा है, जिसको फ्री मिल रहा है वो आपसे कमा रहा है। अब जो आप जो पहले आपको तेल मिल रहा था, आपका तेल भी क्या कर दो, बंद कर दो, और दाम भी दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। कितना 1200-1150 पार हो गया ना अभी। खैर तो इसको बोलते हैं हम लोग कोल बेड मीथेन। ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। तो कहाँ मिलता है ये, इसको बोलेंगे तो कोल माइन, कोल माइन ड्यूरिंग कोलिफिकेशन। कोलिफे वाले बोलते हैं कोले खोद के निकालना कान से, अच्छा वाला कान नहीं जो समझ रहे आप, कोले निकाल से। दूसरा, इस गैस को बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड स्वीट गैस। इसको स्वीट गैस भी बोलते हैं। क्यों स्वीट गैस, हम मोदी के बैठ पर जगह H2S, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। इस गैस में H2S गैस भी मिले हुए रहते हैं। इसके अलावा इसका ज़्यादा इस्तेमाल, इसका CPN पर ज़्यादा इस्तेमाल का हो रहा है, लार्जली यूज्ड इन CNG। हम लोग घर में जो LPG आ रहा है वो तो गैस इस्तेमाल, बायो गैस इस्तेमाल हो रहा है। और ये भी एक तरह की, ये भी मीथेन गैस ही आ सकता है, लेकिन इस मीथेन गैस में कहाँ पर किया आता है, CNG। अब CNG का फुल फॉर्म क्या दिखा देगा, बाकी हो सकता हूँ। CNG का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड, दिखाई देते हैं यहाँ पर, CNG का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका इस्तेमाल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड होता है, ये किसी एक लिक्विड का नाम नहीं है, आप लोग को नहीं मालूम
शेविंग कराते हैं, एक लिक्विड लेकर के आपके मुंह में इसे लगाता है, ठंडा लगेगा, ये सब तो कुछ और लगाता है, जो अक्सर में जो पार्लर टाइप का जो होता है, हम लोग पीड़ा बैठ गया कराते हैं, हम लोग मसला नहीं, जो पार्लर जो और भी बड़ा बड़ा जो पार्लर टाइप होता है, कैसे बता रहा आदमी का मुँह टाका लगा देता है, घंटा में बढ़ा देता है, तो उन जगह में कुछ लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है बाल वगैरह लगाने के लिए, चेहरे में लगाने के लिए, इस तरह का होता है सब स्प्रे। कभी तुम लोग कभी किसी वजह सुनोगे हादसा कि सैलून में आग लग गया, चेहरे में आग लग गया, कभी देखो वो लिक्विड इस्तेमाल कर रहा है, आपके बगल में सिगरेट पी रहा है तो आग पकड़ ली, किसी के बाल में लगाने के लिए क्लीनर लगाया तो उसमें आग पकड़, देखा ऐसा हुआ है बहुत जगह हुआ, बहुत सारे वीडियो वायरल मार्केट में है बाल कड़ा कड़ा गया, तो वो सब तो इसी गैस से बना हुआ ना। आपको जो बना रहा है उसको तो पता नहीं कि मीथेन गैस, उसको तो ज़्यादा मेथनॉल लगा के ठंडा लगेगा, और जो बीड़ी पी उसको पता है क्या है, ठीक है कोई बात नहीं है वो ठंडा, उसको पता है कि अभी केमिकल थोड़ा पता जो जाहिल है जल जाएगा ना, उसको हम जलने के लिए हम जल जाएंगे, बाकी तो अभी कुछ नहीं पता, इसीलिए हम बड़ा सैलून नहीं जाते, गाँव के सैलून दुकान है, पटरा है, बैठे लड़ाता है, 40,000 सब कर देता है, हाँ चाहिए ठीक है। ये था कोल वेड मीथेन, मतलब मीथेन का बहुत बड़ा सोर्स अभी कहाँ पर है, कोयले के कान से। उसके अलावा एक इसका एक टॉपिक और है मीथेन हाइड्रेट। अच्छा ये कि इतना जो मीथेन गैस फ्री मिल रहा है, जमीन से ड्रिल करके निकाला जा रहा है, क्या कोई नुकसान है इसका? सब तो इको फ्रेंडली है, सारा इको फ्रेंडली, कोई एक ही तरह का पोल्यूशन ये लोग हवा में नहीं फैलाते, तो इन लोगों को माहौल दोस्त बोलते हैं, इसलिए इको फ्रेंडली बोलते हैं। तब एनर्जी सोर्स हम पढ़ रहे हैं क्या, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, इन सबको छोड़कर जितना भी सब क्या इको फ्रेंडली है। हालांकि कोयले कहाँ से निकल रहा है, लेकिन आपको तो मतलब मीथेन गैस है, अगर आप कोयले को जलाएंगे तो CO2 गैस पैदा होगा, वो कोयला आपका इको फ्रेंडली नहीं है, इसलिए क्लियर कर देंगे मीथेन गैस आपका इको फ्रेंडली है। आइए मीथेन हाइड्रेट, जिस तरह से हमारे ज़मीनी इलाके में कोयले की कान के अंदर मीथेन गैस पाया जा रहा है, वैसे ही बर्फीले इलाकों में अगर साइबेरिया, अंटार्कटिका, जहाँ पर जिसको हम बोल रहे हैं कि बर्फ़ का रेगिस्तान है, बस सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। कहाँ ज़्यादा बर्फ़ पाया जाता है, हम लोग के हर ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पाया जाता है ना, बर्फ़ है पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पोल पे बर्फ़ ज़्यादा, वहीं पर अंटार्कटिका है, आर्कटिक सर्किल जो भी बढ़िया वो मिलेगा, जितना भी ठंडा जगह था पोल से करीब है, और नॉर्थ पोल साउथ में तो वहाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात रहता है, वहाँ का ज्योग्राफी डिजाइन ही ऐसा है, और वो सब मिलाकर ठंड क्यों है, वो सब मिलाकर ठंडा इसलिए और बर्फ़ में जमा हुआ है, इस सूरज की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं पड़ती। हम लोग का जो अर्थ है वो कहाँ, हम लोग का ज़मीन हिंदुस्तान कहाँ पर है, अर्थ के इक्वेटर के बहुत करीब है, जो इलाका इक्वेटर के पास वो इलाका बहुत गर्म होगा, तो जो इक्वेटर नाम से खलेस्टोर इसको बोलते हैं, वो ठीक हिंदुस्तान के बीच से वो गुजरता है, तो हम लोग सूरज से बहुत करीब है, किसके मुकाबले वो इलाका जो क्या पोल्स की तरफ, इसलिए जितने इलाका पोल्स की तरफ है तो सारे इलाके ठंडा इलाका था, वहाँ का सब आदमी गोरा गोरा, कितने आदमी पोल के इसके इक्वेटर के करीब इलाका सब काला काला होगा और मतलब हाई लेवल बढ़ेगा नहीं, कमज़ोर रहेगा, लेकिन जो लोग पोल जो दूर है इक्वेटर से, जो पोल की तरफ जा रहे हैं, जो लोग पोल की तरफ है, तो वो लोग उन लोग क्या गर्मी से बहुत दूर है, वहाँ पर रोशनी जाती है, लेकिन वहाँ जो रोशनी तिरछी रोशनी जो होती है वो खतरनाक नहीं होती, वो उतना गर्मी नहीं पैदा करती, वो तिरछी पड़ जाती, जो सीधे पड़ता है ना तो वहाँ गर्मी ज़्यादा करती है, खास से जितना का पोल की तरफ था वहाँ पर सूरज की रोशनी और तिरछी पड़ती है, इस पर गर्माहट कम होती है, इसी वहाँ का इलाका ज़्यादा सर्द, और पोल पर तो मतलब और है ही नहीं, और से इलाका खैर। तो ये बर्फ़ का बहुत, इसको हम बोल सकते हैं बर्फ़ का रेगिस्तान है, समझते हैं रेगिस्तान मतलब बर्फ़ कैसा रेगिस्तान के अगर आप चलना शुरू करें तो आपकी उम्र खत्म हो जाए, लेकिन बर्फ़ का दिखना खत्म नहीं होगा, ये बात सही बात है। अंटार्कटिका क्या चीज़ है,
कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट को शहर को नहीं बोलते, बर आज़म को बोलते हैं। जैसे हम लोग का बर आज़म कौन, एशिया, उसको बर सगीर ही बोलते हैं, है ना। सबसे बड़ा लैंड पार्ट है, कॉन्टिनेंट है इस दुनिया में। उस एशिया में कई सारी कंट्रीज है, उस कंट्री में कंट्री लोग इंडिया है, तो कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा होता है। उस कॉन्टिनेंट में कई सारे कंट्रीज हैं, चाइना है, जापान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, कितना कंट्री है। आप तो मल्टी में नीचे नहीं घूम सकते अभी, तो छोड़ ही दीजिए। आप सोचिए कॉन्टिनेंट कितना बड़ा होगा। तो कॉन्टिनेंट अगर आप चलना शुरू कीजिएगा ना, तो आप मतलब आप दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगा, यानी अभी भी दुनिया में बहुत बर्फ, और यही बर्फ पिघल रहा है आहिस्ता, यही बर्फ पिघल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। यही बर्फ पिघल कर क्या आ रहा है, पानी में आ रहा है, पानी का वाटर लेवल बढ़ रहा है। इसलिए बर्फ बहुत तेजी से, बर्फ में इसको ग्लेशियर बोलते हैं, तो टूट कर समुद्र में आ रहा है। और जिस तरह टूट रहा है तेजी से, तो जो बर्फीला के जो जानदार पाए जाते हैं, इस तरह से रेगिस्तान में जानदार पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं, तो ठीक इस तरह से बर्फीला के भी जानदार होते हैं, वहाँ भी रहने वाले जानवर होते हैं, वहाँ का भी नेचुरल वेजिटेशन है, वो सब यहाँ से क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। खैर वो टॉपिक का भटक रहा है। तो जिस तरह कोयले के कान के नीचे में बहुत सारा मिनरल्स मौजूद था, पेड़ पौधों की शक्ल में या जानदारों की शक्ल, जो कोयले में कन्वर्ट हो गया, मीथेन गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक यही काम उन पहाड़ की चट्टानों के साथ, उन पहाड़ की चट्टानों के दरमियान या ग्लेशियर्स के दरमियान में, जिस तरह कोयले के कान के अंदर बहुत सारा मीथेन गैस मौजूद है, उस तरह से बर्फ चट्टानों के दरमियान में बहुत सारा मीथेन गैस मौजूद है। बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि इससे भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा इससे बोला जाता है, क्योंकि ये तो बोला जाता है किसी एक मुल्क से किसी एक कंट्री की इरिगेशन में पाया जाता है। ये तो अंटार्कटिका पूरा कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पर तो लोग सालों से कोयला निकाल रहे हैं, मीथेन इस्तेमाल कर रहे हैं। मीथेन बर्बाद भी हुआ पहले बहुत, इस्तेमाल भी था, लेकिन यहाँ पर अभी तक ज़्यादा यहाँ का जो मीथेन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। बताया जाता है कि यहाँ पर इतना मीथेन है, इतना मीथेन गैस मौजूद है, कई 100 साल तक एनर्जी का रिक्वायरमेंट को, मतलब उसका एनर्जी का जरूरत को पूरा किया जा सकता है, इतना मीथेन गैस। तो इसी को बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट। इसको फायर आइस भी बोलते हैं, इसको फायर आइस भी बोलते हैं। ये देखने में नहीं, आपको बर्फ है, बर्फ से निकला बर्फ ही टुकड़ा रहेगा, बर्फ की चट्टान तोड़ के निकल रहा है, बर्फ मिला, बर्फ की चट्टान से तोड़ के निकलेगा टुकड़ा इतना बड़ा बर्फ, उसको मारेगा पानी से आग लग जाएगा। मतलब बस बर्फ में आग लगा देने वाला बात, ये एक्चुअली पॉसिबल है। पानी में सोना जलने लगा तो गाना कैसे, पानी में कैसे आग लगेगा, पानी में तो वैसे ही अगर बोले बर्फ में आग लगा देगा, तो बोले हाँ लगा दे, बोले कैसे, बोला मीथेन हाइड्राइड, ये फायर आइस बर्फ है, लेकिन वो आग भी देगा, पिघल में पानी ही पैदा करता है। जो बर्फ जो होगा वो पिघल में पानी बन जाएगा, जो पिघल में जल जाएगा, क्या खाएगा। तो इसको बोलते हैं मीथेन हाइड्राइड, इसको फायर आइस बोलते हैं। कहाँ पर है, बर्फ चट्टानों के दरमियान। अभी वहाँ से भी ढील करके लोगों को निकाला जा रहा है बड़ी देर से, और ये भी क्या इको फ्रेंडली है। एक इसमें और छूट रहा है, एक मीठा नॉल है, वहाँ पर एक सीट पर फेंका था, थोड़ा सा पाउस करेगी बाबू इसको, फिर हार्वेस्ट हो गया। तो ये जो इतना जो एनर्जी का सोर्स बढ़ा है, ये सारा एनर्जी का सोर्स कैसा है, इको फ्रेंडली। और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्या काफी नाम क्या उसका बताया था, इको फ्रेंडली तो हो ही गया, बोलो बोलो बोलो, हाँ, नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो कि अभी तक चलन में उतना है नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि नेम वन नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारा, जो क्रमों में फटाक से है, पानी का धूप का तरह बता देगा, क्या बताएगा, बायोमास, विंड एनर्जी, सूर्य एनर्जी, मीथेन हाइड्राइड, कुछ ही बताना, ठीक है। फिर हो जाएगा कि एक इको फ्रेंडली सोर्स एनर्जी का नाम बताओ, देखो वही जवाब होगा, वही जवाब होगा ना, बात समझ में आ रही है।
ये अगर आपसे पूछ लें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पढ़ाया टॉपिक ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस तरह के एनर्जी के सोर्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया था कि तरक्की तो करे लेकिन फ्यूचर को सामने रखकर, ऐसा ना हो कि हम आते जाए सारा पेट्रोल डीजल खत्म कर दे, कोयला खत्म करके हम मर जाए, अगर हम चला करना हमको वो सब बोले जो बोलता आदमी को, तो हम लोग क्या करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे लेकिन एनर्जी का नया सोर्स को भी इस्तेमाल करेंगे ताकि ये भी बचा रहे और आने वाले जनरेशन को एनर्जी का नया सोर्स भी मिले। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इको, ये वाला जितना भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है सबका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। बात समझ में आ रही है? तो पॉज करो, बता रहा हूँ। देखो कुछ टॉपिक छूट गया पढ़ाते पढ़ाते, इसमें एक है कैलोरीफिक वैल्यू। वैल्यू किसको बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज़ है? जैसे मान लीजिए कोई भी ईंधन, कोई फ्यूल, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो चाहे वो नॉर्मल कोई भी तरह का फ्यूल हो, किसी भी तरह के फ्यूल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस फ्यूल को जब जलाएंगे हम लोग, गर्मी देंगे तो आग पैदा करेगा, हीट पैदा करेगा। तो कौन सा फ्यूल कितना मिकदार में कितना हीट पैदा करेगा उसी को बोलते हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब सपोज कि जब 1 kg कोयला ले, 1 kg आप kg बोले मान लीजिए पेट्रोल ले, 1 kg लकड़ी ले, 1 kg आप कुछ और लें, 1 kg मीथेन LPG गैस ले, इस तरह का 1-1 kg का सारा एनर्जी का सोर्स ले लें जो आपके पास अवेलेबल है। तो वो 1 kg को जलाने पर जो सबसे ज़्यादा हीट देगा उसी को बोलेंगे उसका कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस मामले में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है? LPG गैस का, जो हम लोग घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। एग्जाम के इसका यूनिट पूछता है, उसका यूनिट है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। ये किसका है? कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट है। और सबसे ज़्यादा कितना है इसका? आपका 55,000 इसका LPG गैस का पर केजी। ये किसका है? LPG गैस का मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा किसी का नहीं। मतलब ये LPG गैस जलने के बाद सबसे ज़्यादा आपको हीट देगा। ठीक है, तो उसके अलावा क्या छूट गया इसमें आपका? LPG का फुल फॉर्म, पेट्रोलियम गैस। उसके अलावा यहाँ पर और क्या छूटा है देख लें, जो सोर्स बताए जो लेयर बचा पढ़ा दी खत्म हो जाएगा। इधर मेरे ख्याल से बचा नहीं पढ़ाया लगा, तो जब बचा भी होगा तो नोट्स में मिलेगा तो उसमें आपको हो जाएगा। मैं नजर लगा देते क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, इधर भी कुछ खास नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक तो ये खत्म हो गया एनर्जी का जो डिफरेंट तरह का सोर्स था। ये जो कौन डिफरेंट तरह का सोर्स था? तुम्हारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा ना हम लोग। और 2 तरह का एनर्जी का सोर्स है, एक कन्वेंशनल एक नॉन कन्वेंशनल। क्या पूछता है कि नेम 1 कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेम 1 कन्वेंशनल सोर्स। क्या नाम? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सारा चीज़। कुछ चीज़ें आप जानते हैं कि पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, कोयला को ब्लैक डायमंड बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ लेता है एक ऐसा एनर्जी का सोर्स बताओ जो सॉलिड है, एक ऐसा एनर्जी का सोर्स बताओ जो लिक्विड है। एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज अगर एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक सॉलिड बता दो,
एक गैस बता दो, तो आपको इसी में जितना पढ़ाया आपका आंसर इसी के अंदर से रहेगा। क्वेश्चन को ज़्यादा रहेगा लेकिन इसी के अंदर से रहेगा, ठीक है। अच्छा, हम जब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग बताया था कि हम एटमॉस्फेयर का 2 लेयर पढ़ाया था, टोटल से पढ़ाया था और एक स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ाया था। उसके बाद 2 लेयर 2 या 3 लेयर छूट गया था, है ना। तो 2-3 लेयर डिस्कस कर देते हैं, मतलब कोई बड़ा मसला नहीं है, छोटा मोटा टॉपिक है वो। हम लोग पढ़ा था लास्ट स्ट्रेटोस्फीयर। फर्स्ट कौन किया हम लोगों का, एक बन गया मेसोस्फीयर, दूसरा बच गया है आइनोस्फीयर। इसके बाद है एक्सोस्फीयर। ये एनर्जी के 3 लेयर से मेसोस्फीयर, मतलब पहले क्या बताया था आपका, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, उसका फिर मेसो है। किसी किसी में और भी है, नाम है थर्मोस्फीयर, किसी बुक में हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, मेसोस्फीयर ज़मीन तक कितने ऊंचाई में फैला हुआ है, ये ज़मीन में फैला, ज़मीन की सतह सी लेवल से 80 किलोमीटर हाइट तक फैला हुआ है। कितना कुछ शुरू होगा जहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होता है। जितना इसके बारे में उतना ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर और क्या खास बात आपका है, यहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ने से यहाँ पर टेम्परेचर आपका वो घटता है, इसके हाइट के बढ़िया था, जैसे एरोडायनामिक थे, मतलब कि मेसो से खास बात क्या है कि टेम्परेचर घटता है हाइट के बढ़ने से। और एक टाइम में, मतलब जैसे ऊंचाई जाएगा ठंडक बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ का टेम्परेचर -93 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुँच जाता है। कब लोग स्टेटस में क्या देखा था, स्टेटस में देखा था कि ऊंचाई के साथ साथ गर्मी भी बढ़ रही थी। ट्रोपो में क्या होता, कम हो रही थी। ट्रोपो में क्या देखा था कि ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में कमी आती है। स्टेटस में उसका उल्टा हुआ, उसका उल्टा भी काम हो रहा मेसोस्फीयर। अगर पूछता नहीं इसके बारे में, जितना बता रहे थे काफ़ी आपको। आइए आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर ये 80 किलोमीटर शुरू होता है, मतलब ये 80 किलोमीटर से लेकर के आपका करीब 640 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर आयोन्स इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आयोन्स इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आयोन्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन होता है। तो ये कैसे बनता है, जब भी कोई न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या गेन करे, क्या चीज़ है बात बताएंगे, आपको लिख के रख लीजिए कि कोई भी न्यूट्रल एटम जब अपने आखिरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस टाइम बनता है आयोन्स, कोई भी न्यूट्रल एटम। अब वो आयोन्स का 2 टाइप, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन के ऊपर चार्ज रहता है पॉजिटिव, एनायन पे चार्ज रहता है नेगेटिव रहता है। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बता रहे पढ़ाएंगे करंट चैप्टर वहाँ बताएंगे इसके बारे में। तो इस लेयर में आयोनोस्फीयर में आयोन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। कभी कभी रात के वक्त अंधेरे में, रात जब पूरा अंधेरा होता है, जब डार्क अंधेरा हो रहा, तो उस अंधेरे में भी आपको फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई देती है आसमान या जमीन को, आसमान से दिखाई दे रही है। अगर ये सारे लाइट सारा बंद कर दिया, पूरा लाइट बंद कर दिया जाए, लाइट सारे बंद कर देने के बावजूद भी आपको रात के अंधेरे में थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई देती है। वो इसके बिना पर है, इसी आयोनोस्फीयर, इसी आयोन्स के बिना पर है। उसके अलावा ये जो लेयर है ये सिग्नल्स के लिए, रेडियो सिग्नल्स के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है। मतलब किसी भी तरह का रेडियो सिग्नल हो, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, सेटअप बॉक्स हो, मोबाइल हो, या आप यूट्यूब में बैठे कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जो भी आपके मोबाइल में आ रहा है सब उसी लेयर से आ रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि कोई भी अगर रेडियो वेव को
जैसे मान लीजिए अगर आपके मोबाइल में कोई रेडियो कुछ आपके से मान लीजिए आपको मेरे मोबाइल पे कॉल करना, किसी को मेरे मोबाइल पे कॉल करना भी है, यहाँ से आप मोबाइल निकालिएगा, आप मेरे को कॉल मारिएगा, लगेगा कि बगल में बैठे कॉल यहाँ चला आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। पहले ये कॉल डायल करेगी, तो यहाँ से क्या करनी, जो करीब टावर है वहाँ जाए, लेकिन करीब टावर उसको भी कहाँ भेज देगा, स्पेस एटमॉस्फेयर के ऊपर भेज देगा। वो कहाँ पर आएगा, आइनोस्फीयर में जाएगा, जाने के बाद वो टकराएगा रेडियो सिग्नल, इससे आइनोस्फीयर टकराएगा, टकराने के बाद वो फिर वापस आएगा, वापस आके फिर वो जहाँ पर जिस तरह के मेरा मोबाइल रखा हुआ है उस तरह का टावर को तलाश करेगा, तो मालूम होगा टावर उसी बस्ती में, बस्ती में है वहाँ, फिर वापस उस टावर में आएगा, फिर वो टावर से क्या करेगा, सीधे मेरे पास आप लगा रहे हैं कॉल, 1 सेकंड में लग जा रहा है, 2 सेकंड में कॉल लग जा रहा है, लेकिन ये इतना लंबा दूरी तय कर रहा है, 640 किलोमीटर जा रहा है, 640 आ रहा है, बात समझ रहे हैं कितना लंबा दूरी है। लेकिन चूँकि जो रेडियो वेव्स जो है ये रोशनी की रफ्तार के बराबर सफ़र करती है, इसीलिए बहुत धीमी जाती है, बहुत तेज़ी से चली जाती है, इससे हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। रेडियो समझ रहे रोशनी की रफ्तार कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड में 3 लाख, ऊपर से करेंगे 10 पर सेकंड भी होता है, अगर किलोमीटर में बोलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर बहुत होता है, जो 640 अगर 3 लाख किलोमीटर को भी जाके चला है, तो रोशनी की रफ्तार है भाई, कितने काफ़ी इसके लिए अच्छा। रात में जो रोशनी आती है वो किसी के बिना पर है, उसके बाद आईने जो शुरू क्या हो रहा है, 100 का मतलब क्या होता है, मतलब एग्जिट, मतलब एटमॉस्फेयर से आप बाहर चले गए, यानी आइनोस्फीयर के बाहर, यानी एटमॉस्फेयर के बाहर मतलब को क्या कहलाएगा आपका 100। इसके बाद आपका सिर्फ अंधेरा, रोशनी नहीं, जो भी रोशनी दुनिया में कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर के अंदर में, ऐसे आप एटमॉस्फेयर छोड़ दीजिएगा, बाहर चले गए स्पेस से, स्पेस मतलब क्या, एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाइएगा, आप 100 क्रॉस कर जाइएगा, आपको तारा दिखेगा, अंधेरा रात दिखेगा, या रोशनी दिखेगी। ये रोशनी जो सूरज रोशनी आ रही है, ये दिख हुआ तो सफ़ेद रोशनी क्यों कैसे दिखा रही है हम लोगों को, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों की वजह से, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, इन सबों के बिना पर रोशनी रिफ्रैक्ट हो जाती, फैल जाती है। ये पढ़ेंगे कहाँ, रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन वहाँ पढ़ेंगे इसके बाद। बोलने का मतलब है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का वही रोशनी, उसके बाद उसके बाद रोशनी नहीं है, अंधेरा है, उसके बाद रोशनी क्या है कि जिससे वो टकराएगी उसी को वो दिखाएगी। और स्पेस में एक्सोस्फीयर के बाद क्या है, कोई वाटर पार्टिकल्स नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, रोशनी वो डिस्पर्स नहीं होती, बिखरती नहीं है रोशनी, इसके वहाँ पर क्या अंधेरा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। और कुछ छोटा है, और कुछ छोटा है, कहाँ जाने तो इसी के साथ जितना भी कुछ बताना था आपको बता चुके हैं। अब भाई कुछ छूट छाट गया होगा, जब क्वेश्चन देंगे तो उस क्वेश्चन में नोट्स के साथ आपको मिल जाएगा। पकड़िए इसको, इतने ज़्यादा पकड़िए, तो इसका वीडियो इसको बंद कर दिया।